हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रमोद राणा। तो देखिए, इस क्लास में दोस्तों हम जानेंगे एमपीपीएससी में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। अब समय बहुत कम बचा है। अब सर हम क्या करें? हम पढ़ाई करें, पढ़ाई में सिलेबस पूरा पढ़ें, या फिर एमसीक्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को कवर करें, या फिर एफएलटीज़ के माध्यम से चीज़ों को कवर करें। ये सारी चीज़ें आपको, सारे डाउट जो है इस क्लास में कवर कराए जाएंगे। और इस क्लास में जो है वो एमपी यानी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 की किस अनुसार अभी 15 दिनों में या जितने भी जो आपके पास दिन बचे हैं उनकी तैयारी करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी चीज़ को आप देखते हो, किसी की भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो पहले ये देखते हो कि आखिरकार उन सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों, आप किसी भी रास्ते में जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि रास्ते में क्या बाधाएं आएंगी। यदि कोई रास्ते में जा चुका है तो उससे पूछ लो, या फिर पिछला रास्ता आप देख लेते हो कि अच्छा ऐसी ऐसी बाधाएं आई थी, अब मुझे आगे चलना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर में किस ईयर पूरे एमपी से कितने प्रश्न आए हैं। जिसमें आप 2016 में देखोगे 21 प्रश्न आए, 2017 में 12 प्रश्न, 2018 में 30 क्वेश्चन आपके एमपी से आए थे, 2019 में 32 क्वेश्चन आपके एमपी से आए थे, और 2020 में जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद 35 क्वेश्चन आपके किससे आए थे दोस्तों? एमपी से। और 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें 39 क्वेश्चन जो है एमपी से आए थे। और अब अगला एग्जाम अभी हाल ही में होगा। अब देखिए, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस चेंज होने के बाद यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 हो गया। यूनिट 1 में आपकी एमपी की हिस्ट्री आ जाएगी, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, साथ ही साथ जनजातीय, जनजाति व्यक्तित्व, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएगी। जिसमें आप देखिए 2020 में 12 से 13 प्रश्न पूछे, और 2021 में भी 12 या 14। ये मैं 12 या 14 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कला संस्कृति से रिलेटेड होंगे। जैसे राई नृत्य से रिलेटेड आपको जो पद्मश्री मिला है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। राम साहेब पांडे जी किस फील्ड से रिलेटेड हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो एक तो यूनिट 8 जिसमें एमपी करंट अफेयर है उससे भी ऐड होगा, उससे भी जुड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी कला और संस्कृति से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इसलिए 12 या 14 लिखा है। उसके बाद देखिए यूनिट 3 एमपी की ज्योग्राफी। एमपी की ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा 12 क्वेश्चन पूछे गए 2020 और 2021 में भी। और यूनिट 5 जिसमें देखिए दोस्तों एमपी की पॉलिटी भी है और साथ ही साथ एमपी की इकोनॉमी भी है। इसमें देखिए पार्ट ए यानी एमपी की जो पॉलिटी है इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, और पार्ट बी यानी एमपी की इकोनॉमी उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह आपको पार्ट ए में यानी पॉलिटी से एमपी पॉलिटी 5 क्वेश्चन और एमपी इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन। ये तो दोस्तों मैंने आपको क्या बता दिया कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर अब हम तैयारी कैसे करें। तो अब मैं एक एक चीज आपको तैयारी से रिलेटेड बता दूंगा। सबसे पहले आपको खुद को देखिए दोस्तों, आपको स्वयं को देखेगा। यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, इन तीनों यूनिट्स में हम बात करें तो सबसे जल्दी कवर होने वाली यूनिट जो है वो कौन सी है दोस्तों? यूनिट 5 हो जाएगी। यूनिट 5 हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी से यूनिट 3 यानी एमपी ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हो, और उसके बाद आप यूनिट 1, ये सबसे बड़ी यूनिट है। इन तीनों यूनिट में हम बात करें तो मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अब आखिरकार आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, सिलेबस को जान लेते हैं यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 के। यूनिट 1 देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, और एमपी का साहित्य है। सबसे पहले आपको दोस्तों यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 के PYQs यानी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपको उठाने हैं। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर के प्रश्न कहाँ से मिलेंगे? कोई भी बुक से मिल जाएंगे, या फिर आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कोशिश करें आप कोई बुक को ले लें जिससे आसान रहे चीज़ें, नहीं तो ढूंढोगे, हो सकता है बहुत समय बर्बाद करो, मिले नहीं मिले। तो कोई आप बुक प्रेफर कर लीजिए। आपने बुक प्रेफर कर ली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जितने भी प्रीवियस यूर के प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड और उनके आसपास के डाटा को अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे देखिए दोस्तों, यूनिट 1 में हम बात करें, यूनिट 1 में जैसे एमपी हिस्ट्री है। अब एमपी हिस्ट्री में
आपको मालवा के परमार वंश से रिलेटेड हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे क्या प्रश्न देखने को मिला कि मालवा के परमार के बारे में हमें जानकारी कौन से ग्रंथ या कौन से साहित्य से मिलती है, ऐसे 3 क्वेश्चन दिए थे और मतलब 3 ऑप्शन दिए थे, चौथा ऑप्शन। इसके अलावा राजा भोज के दरबार में ऐसा कौन सा कवि रहता था जिसने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया, ये पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है, ये किसने बनवाया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मालवा के परमार वंश है, एमपी हिस्ट्री से, इसके अलावा चंदेल, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपने पीवाईक्यू से क्या देगा, हाँ मालवा के परमारों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस में जल्दी से जल्दी मालवा के परमार वंश का बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इसी तरह चंदेल वंश से रिलेटेड क्या करना है, रिवीजन करना है। ये तो हो गया एक बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब आप कहोगे सर और भी तो बहुत सारे आएंगे, हाँ बिल्कुल। इनके लिए अब देखिए साहित्यकार, ये साहित्यकार एमपीपीएससी प्री के लिए फेमस प्रश्न है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से साहित्यकार कवर कर लेना है। साहित्यकारों में भी मेन साहित्यकार जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये प्रमुख साहित्यकार और इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए एमपीपीएससी प्री 2021 में प्रश्न पूछ लिया गया था, इधर लिख दिए थे साहित्यकार, सामने लिख दी थी उनकी रचनाएं, और सब रचनाएं सेम लिखी, बस एक रचना बदल दी, किसी और साहित्यकार की लिख दी। इसका मतलब आपको रचनाएं भी याद होना चाहिए उनकी और साहित्यकार भी, ये ऐसे रिविजन करना है कि अच्छा साहित्यकार। अब आइए जनजातियों से रिलेटेड कभी कभी आसान प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी कठिन पूछ लेता है। तो आपने पहले से याद कर रखी होगी, तो उससे अनुसार आप ऑप्शंस को टर्मिनेट कर सकते हो। एक चीज, अपने मामा जी जो हैं चुनाव को लेके बहुत ही ज्यादा वो हैं और जनजातियों पे बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो अब आपको भी जनजातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आसान क्वेश्चन तो जनजातियों से आपको बन जाएगा, पर कठिन क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था बैगा विकास अभिकरण इनमें से कौन से जिले में नहीं है, वो भी आपका हो जाता यदि आप आसानी से जनजातियों को पढ़े हुए होते और आपको पता होता कि जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इन पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज उठाए, जो प्रश्न पूछा गया उसके आसपास का डाटा अब आपको पढ़ लेना है। अब आपके मन में डाउट होगा सर हम कैसे पढ़ पाएंगे इतना डाटा, तो जिसमें देखिए हम भी आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको भी अपनी तरफ से क्या करना है, डाटा पढ़ना है। चलिए एक दो उदाहरण देखिए। जनजातियां हो गया, इसके अलावा पर्यटन से रिलेटेड आसान प्रश्न पूछ लेगा जो कि आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मेले से आ जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया गोटमार मेला कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा में लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। यूनिट 1 के लिए पीवाईक्यूज उठाना है। पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न पूछा गया, उससे रिलेटेड सारी जानकारी पढ़ लो। इसके बाद ये पूछा गया, आसानी से आप जल्दी से जल्दी कम समय में डाटा को कवर कर सकते हो। ये हो गया यूनिट इसके लिए दोस्तों 1 के लिए। अब देखिए यूनिट 3 एमपी ज्योग्राफी में देखिए जलवायु, यदि आपने ये इस यूनिट 3 को समझ रखा है ना, तो आप आसानी से प्रश्न कर पाओगे। जलवायु से रिलेटेड लास्ट ईयर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअली पूछे, कह दिया कि इनमें से कौन सा कथन जलवायु से संबंधित सही नहीं है। तो अपने मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कर्क रेखा का अपने मध्य प्रदेश की जलवायु में प्रभाव पड़ता है। अपने मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादातर वर्षा होती है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। वनों से रिलेटेड फैक्चुअली प्रश्न पूछ लिया कि सागौन के वृक्ष से सबसे ज़्यादा, मतलब सागौन के वृक्ष कितने % पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको वनों पे ध्यान देना है। यदि आपको अच्छे से मैप याद है तो आप आसानी से कर पाओगे, फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न उठाओ, प्रश्न से आसपास चीजों को देखो और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे प्रश्न आया था लास्ट ईयर कि काली मिट्टी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो आपको काली मिट्टी टॉपिक उठा के सारी रटनी नहीं है, मिट्टियां कॉन्सेप्चुअली समझना है, मैप बनाना है, देखना है काली मिट्टी अच्छा मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है, सतपुड़ा श्रेणी में, ऐसे विजुअली सोचना है। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, ये आपको देखना है। जलोढ़ मिट्टी इस एरिया में पाई जाती है, ये रिवीजन करने का तरीका भी आपका आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं डिटेल में रटे जा रहे हो, जो चीजें नहीं आ रही हैं वो भी आप रट रहे हो।
मिट्टी में भी ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझनी है। फिर कृषि से संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ लिए थे, फैक्चुअली पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा परिवहन, परिवहन में सबसे कठिन आपको सबसे ज्यादा क्या आएगी, समस्या आएगी। परिवहन में आपको सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। तो जो परिवहन है, जिसमें वायु परिवहन छोटा टॉपिक है, उसको कवर कीजिए, वहां से प्रश्न आएगा। और इसके अलावा दोस्तों नेशनल हाईवे, ये सबसे कठिन प्रश्न है। इधर आपके नेशनल हाईवे लिख देगा और सामने जो है वो सिटी लिख देता है। तो इसके लिए तो आपको नंबर्स को क्या करना होगा, विजुअल करना होगा, या फिर पर्टिकुलर जैसे डेली पढ़िए, जैसे कौन से अपने प्रमुख शहर, जैसे ग्वालियर हो गया, ग्वालियर जिला हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, इन चारों से निकलने वाले भी यदि आप नेशनल हाईवे याद कर लेते हो तो ऑप्शंस को टर्मिनेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे 46 जो है ये भोपाल से जाता है, ऐसे आप क्वेश्चंस को ऑप्शंस को क्या कर पाओगे, टर्मिनेट। 46 याद हो गया तो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह ग्वालियर से आपको दिखेगा नेशनल हाईवे 46 होके जाता है। इंदौर से नेशनल हाईवे 52 हो गया 47, ये इंदौर जिले से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जबलपुर से जैसे नेशनल हाईवे 30 हो गया, ठीक है, 45 हो गया। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके आ सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज को आप आराम से पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद ऑप्शंस को टर्मिनेट कर पाओगे, क्योंकि पूरे नेशनल हाईवे रटना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और रटेंगे भी नहीं। तो समझ में आ गया, ऐसे आपको इन चीज़ों पर क्या करना है, मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उस पर फोकस करना है, ठीक है। नदियाँ, नदियों से क्या पूछेगा, नदियों से तो आसान प्रश्न है। देखिए मुख्य नदियाँ याद करो और इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, जैसे चंबल की सहायक नदियाँ। इसके अलावा एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, जल विद्युत परियोजना। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया 600 मेगावाट का जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, इससे रिलेटेड प्रश्न आया, तो इससे रिलेटेड याद रख लो, कब बनेगा, कितनी लागत हुई, कि कौन सा जिला। अब कोई और जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख लो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी नदी पर, जैसे आपको पता है नर्मदा नदी, चंबल नदी, इन इन नदियों पर महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसे नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी जान लो, ये जान लो, और बेसिक बेसिक परियोजना है। इसके अलावा चंबल नदी पर जवाहर सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये जल विद्युत परियोजना है। इनसे रिलेटेड हर बार कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलता है। और चंबल नदी की सहायक नदियां, यानी बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां आप बस याद कर लीजिए। जैसे नर्मदा के बारे में जान लो, चंबल के बारे में जान लो, बेतवा नदी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप जान लो। बेतवा नदी के बाद दोस्तों टोंस नदी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जान लो, प्रमुख सबसे बड़ा जलप्रपात वगैरह, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करना है। किससे, एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो कृषि और कृषि आधारित प्रमुख उद्योग भी पढ़ लो। उद्योगों में क्या पढ़ना है, जैसे प्रमुख उद्योग, जैसे शक्कर उद्योग, तो शक्कर में सबसे बड़ा शक्कर कारखाना पढ़ लो। और इसके अलावा दोस्तों पहला पहला सबसे बड़ा, ये बेसिक बेसिक जानकारी आपको यूनिट 3 से क्या करनी है, कॉन्सेप्चुअली कवर करनी है। अब उसके बाद आइए दोस्तों यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, ठीक है। यूनिट 5 को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए एमपी पॉलिटी। अब ये जो एमपी पॉलिटी है, एमपी पॉलिटी में आपको मुख्यमंत्री सारे याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल चीजें, जैसे प्रश्न लास्ट ईयर क्या पूछे गए, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विधानसभा में सदन का नेता नहीं रहा। तो सदन का नेता सामान्यतः कौन रहता है, मुख्यमंत्री रहता है। पर अब आपको राजनीतिक परिदृश्य से चीजों को समझोगे तो आसानी से बता पाओगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया गोविंद नारायण सिंह जी के समय में सदन की नेता रही थी। तो ऐसा प्रश्न अब आ सकता है। पहले क्या आया, सदन का नेता नहीं रहा। अब प्रश्न आज क्या आ सकता है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके समय में सदन की नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया रही, यह आ चुका है, आ सकता है। एक प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विपक्ष का नेता नहीं रहा, ठीक है, विपक्ष का नेता नहीं रहा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको सारे मुख्यमंत्री याद रखने हैं, कौन कौन विपक्ष के नेता रहे नहीं रहे। यहाँ थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा लगेगी, क्योंकि फैक्चुअली चीजों को आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट समझ के फैक्चुअली चीजों को रटना पड़ेगा। अभी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे चीजों को कवर करना है, हम भी साथ देंगे आपका, ठीक है। बस सुनते जाइए कि चीजों को क्या कवर करना है आपको। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, सब चीजों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिलेटेड अब क्या प्रश्न आ सकता है, जैसे राजनीति के संत किसे कहते हैं, अपने कैलाश जोशी जी हो जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा
ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आपको ऐसे पढ़ने हैं। राज्यपालों से रिलेटेड ये भी सारे आपको याद करने ही होंगे। प्रश्न पूछ लिया गया था, इनमें से कौन सा राज्यपाल है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? एक मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछ लिया गया था, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इसका मतलब क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्यपाल। अब राज्यपाल से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछ लिए गए? कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से कौन है? ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका मतलब राज्यपाल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राज्यपाल की कुछ चीजें पहले अच्छे से राज्यपाल याद करो, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजों को कवर करो। हालांकि अब आप पढ़ चुके होंगे तो आप रिवीजन समझ रहे हो ना कैसे करना है, इन पे फोकस करना है, इन पे फोकस। इसके अलावा राज्यपाल हो गया विधानसभा। अब विधानसभा में ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ लो। पहले तो अध्यक्ष याद रखो सबसे पहले, जैसे कुंजीलाल दुबे, वर्तमान में गिरीश गौतम, ऐसे। फिर ऐसे अध्यक्ष देखो जो अध्यक्ष भी रहे उपाध्यक्ष भी रहे, वो याद करो। जैसे रामकिशोर शुक्ल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर रहे। तो रामकिशोर शुक्ल के अलावा एक और रहे जिन्हें रीवा का शेर कहा जाता है, श्रीनिवास तिवारी, यहां से आ सकता है। या ईश्वर दास रोहिणी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे। ऐसे प्रश्न आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये याद रखो। विपक्ष की कोई महिला नेता रही हो पहली, ठीक है, पहली महिला प्रोटेम स्पीकर, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर, ये विधानसभा से रिलेटेड आपको चीजें कवर करनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, समझ गए ना, पीवाईक्यूज उठाना है। पीवाईक्यूज उठाने के बाद आपको क्या करना है, उनसे रिलेटेड जो जो पूछी गई वो। अब आइए पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड देखिए, ज्यादातर मध्य प्रदेश में जनजातियों पे फोकस किया जा रहा है। तो पैसा एक्ट, पैसा का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा पैसा एक्ट किसके लिए आया, किस आर्टिकल में बात हुई कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज और नगरीय निकाय व्यवस्था नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। जैसे 243M, 243ZC, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको पूछेगा। इसके अलावा बेसिक इनके आर्टिकल पे ध्यान रखना है, किसमें आरक्षण की बात हुई है, किसमें निर्वाचन की बात हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आप को कवर करनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी आपके पास समय बहुत है, ये भी बताऊंगा कैसे कवर करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा एमपी इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी जो है उसमें 2011 की जनगणना कन्फर्म एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि लास्ट ईयर आसान प्रश्न पूछे गए। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये पूछ लिया गया। ठीक है, पर कठिन भी आ सकता है, ध्यान रखना। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण, ये दो चीजें भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, तो ये एमपी इकोनॉमी में आपको इतनी चीजों पे, और योजनाओं से भी आ सकता है। जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अभी मामा जी ने शुरू की है। अब जो योजनाएं हैं ज्यादातर जनजातियों से रिलेटेड जो योजना है ना, उन पे फोकस करना। जैसे अभी दुधारू पशु प्रदाय योजना बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए की है, इस पे फोकस करना है। ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि किस पे फोकस करना है। टांटिया मामा स्वरोजगार योजना, यानी सारी योजनाएं फोकस करना है, पर जनजाति वाली जो योजनाएं हैं इन पे सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो अब आपको मैं एक बेसिक सार बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये यूनिट 5 जो है छोटा टॉपिक है, पर यहाँ रटने वाली चीजें हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, पर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअली चीजें ज्यादा पूछ रहा है, और ये बहुत बड़ा है। तो आपको इसमें और डाटा को कम छांटना है, इसमें अच्छे से कवर करना है, और इसमें चीजों को अच्छे से रटना है, क्योंकि यहाँ से आप नंबर खींच पाओगे, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये जो 2 लाइन लिख दी गई, इसमें पूरा एमपी का हिस्ट्री है। अब एमपी हिस्ट्री में भी आपको डाटा को छांटना है। जैसे 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। जंगल सत्याग्रह आपको पढ़ना है। झंडा सत्याग्रह जान लो कब हुआ, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है, इंदौर सराफा कांड, रीवा में चावल आंदोलन, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ लेना है, डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है। इसके अलावा प्रमुख राजवंशों में मैंने बता दिया मालवा, संदेल। हालांकि बघेल वंश के जो वीर सिंह देव थे उनकी राजधानी भी पूछ ली, डिटेल वाला अच्छा प्रश्न पूछा गया। वो आपको शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा, पर अभी अब एकदम से नहीं हो पाएगी, इसलिए बेसिक चीजों को आपको कवर करना है। समझ में आ गया ना, बेसिक जब आप पढ़ोगे ना आपको खुद पता चलता जाएगा। इसके अलावा प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला मैंने बता दी। प्रमुख जनजातियां और बोलियां ध्यान रखना है। लोक गीत जैसे कालगीत और पूछ लिया गया था, ठीक है। साहित्यकार जरूर ध्यान रखना, और पर्यटन स्थल, जनजातीय व्यक्तित्व से रिलेटेड चीजों को एक एक चीज को पढ़ लेना। आगे देखिए,
भूगोल में मैंने बता दिया, वनों से रिलेटेड याद रखना है एक एक चीज। आरक्षित संरक्षित वन भी थोड़ा थोड़ा जान लेना। वनों से उपज, वन्य जीव, नदियों से आएंगे प्रश्न, और पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे प्रश्न आपसे नदियां और पर्वत श्रृंखलाएं जोड़ के पूछ लेगा कि बेतवा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। या फिर प्रश्न पूछ लेगा टोंस नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, या पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पे है। या फिर प्रश्न आ चुका है कि सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। जलवायु से थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पूछेगा। खनिज से क्लियर पूछ लेगा आसान कि सबसे ज्यादा खनिज कौन सा है, हीरा है, ठीक है, हीरा तांबा हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा है। परिवहन, वायु परिवहन पे भी फोकस करना है, और इसके अलावा ये नेशनल हाईवे आपको अच्छे से कवर कर लेना, जो मैंने बता दिया। परियोजनाएं आ जाएंगी, और कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। अब आइए एमपी की संवैधानिक, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाईकोर्ट, ये पढ़ लेना है। हाईकोर्ट में कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्या, कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। ये चीजें आपको थोड़ी कठिन लगेगी, पर एग्जाम में पेपर निकालना है ना, कवर करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न आपको आ जाएंगे, तो इन पे ध्यान देना है। पंचायती राज नगरीय प्रशासन व्यवस्था में समझ में आ गया किस पे, ज्यादातर जनजातियों वाले आर्टिकल, पैसा एक्ट पे। इसके अलावा आरक्षण से रिलेटेड, ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है। निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से, जैसे पंचायती राज के लिए 243 के, और जो भी चीज याद करो ना उसको लिंक बना के करो। अब के से याद करो, पंचायतों में कौन होता है, सरपंच। सरपंच आपको पता है किंग, राजा बन जाता है जब सरपंच बनता है, पर उससे पहले राजा होता है नहीं। सरपंच बनता है शुरुआत में तब कुछ नहीं होता, पर 5 साल बाद फॉर्च्यूनर होती है। तो ऐसे विजुअल कर लो, ठीक है। नगरीय प्रशासन के लिए 243 जेड ए में निर्वाचन की बात की गई। जेड ए से कर लो, जेड यानी जेब्रा क्रॉसिंग पे नगर निगम की गाड़ी खड़ी थी, एप्पल खा रहे थे, क्योंकि चुनाव में जीत गए, तो जेड ए नगरीय प्रशासन के लिए निर्वाचन की बात, ठीक है। ऐसी चीजों को याद करो। और इसी तरह एमपी की अर्थव्यवस्था, जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग और ये कल्याणकारी योजनाएं। तो ये बेसिक आपको इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है इस अनुसार। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये आपने तो बता दिया, क्या आप थोड़ी सहायता करोगे? हाँ बिल्कुल, हम भी आपकी कोशिश करेंगे कि पूरी सहायता करें, ठीक है। हमारा देखिए दोस्तों, पहली बात तो एमपी के 1000 प्रश्नों की सीरीज, 1000 प्रश्नों की सीरीज जो है वो हमने कब चालू कर दी। अब सीरीज मतलब समझ रहे हो ना, इस सीरीज में एमपी के 1000 प्रश्न होंगे, और इसमें जो 1000 प्रश्नों की सीरीज होगी, इन 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका पूरा एमपी रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। पूरा एमपी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों मैंने देखा पीवाईक्यूज का यदि अपन एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस हमारे द्वारा भी करवाया जाएगा। देखिए मैं भी करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको भी करना है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा, 1000 प्रश्नों की सीरीज का रात को 8 बजे। कब से चालू होगी, ये 4 मई से, 4 मई से हो जाएगी। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देखो तो चालू हो चुकी होगी, तो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। लगे आपको तो देख लेना, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा इसका टाइमिंग या तो मैं शाम को 4 बजे रखूंगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो डेली रहेगा 8 बजे, 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कुछ हो भी चुकी है पहले, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस की सीरीज 4 बजे, और ये जो होंगे एमपी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। किससे होंगे, एमपी से रिलेटेड होंगे। और किस चैनल पे होंगे, खान ग्लोबल स्टडीज या फिर एमपी बाई ये केजीएस। तो इन दोनों चैनलों पर ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको स्ट्रेटजी सही लगी होगी, और आप आसानी से इसी अनुसार चीज़ों को कवर करोगे, ठीक है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन को फोकस करना। जैसा पीवाईक्यूज में पूछा उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डाटा उठा के पढ़ लो। हालांकि मेहनत लगेगी इसमें, मुझे पता है, डाटा पूछेगा फिर ढूंढो फिर करो, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। पर समय बहुत कम है, प्रश्न कम से कम 35% आपके इन 3 यूनिट से पूछेगा, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन यूनिट्स पे भी करना है। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।